डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल सेगमेंट के 5वें अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज आपकी लास्ट क्लास है। आपने इसके पीछे क्या क्या पढ़ लिया था? इसके पीछे आपने ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में? ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ लिया था आपने, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपने और पढ़ लिया था लौह और अलौह खनिज के बारे में, लौह और अलौह खनिज के बारे में, ठीक है ना। फिर देखिए, आपने पढ़ा हुआ था किसके बारे में? परंपरागत और गैर परंपरागत, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत और गैर परंपरागत खनिजों के बारे में, ठीक है। तो इन सब बातों को हमने अध्ययन तो कर लिया था, लेकिन आज हम करेंगे इनसे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। आज हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ऊर्जा खनिजों में मैंने आपको जो कोयला बताया था और कोयले का प्रकार बताया था, आप उसको ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। लौह खनिज में मैंने लोहे का प्रकार बताया था, आप इसको ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ध्यान में नहीं रखा हो तो उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। और इसकी पिछली क्लास में मैंने जो आपके उत्पादन क्षेत्र बताए थे वो तो आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप इस सारणी को पुनः देख लीजिए, जो विभिन्न खनिजों के उत्पादन राज्यों के क्रम और उनके क्षेत्रों से संबंधित थी। ये राज्यों का क्रम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, राज्यों का क्या है? क्रम है, ठीक है ना। चलिए, और ये उनके क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र जो आपको मानचित्र में दर्शाने पड़ सकते हैं। कहाँ दर्शाने पड़ सकते हैं? मानचित्र में दर्शाने पड़ सकते हैं। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए इधर क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं, आप इनको फटाफट एक बार देखते जाइए। मैं बोलूँगा नहीं कुछ, मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर नीचे करता जाऊँगा, आप एक बार इन पे नज़र घुमा लीजिए और एक बार बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। जैसे बॉक्साइट उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा, कोरापुट और कोडरमा, अभ्रक आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, चूना पत्थर राजस्थान, कोयला झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, भंडार में उत्पादन में छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड, झरिया और रानीगंज, सोना कर्नाटक, चांदी राजस्थान कर्नाटक, और हमने जो बताया था हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास को, तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला सवाल है। देखिए, आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी 360 या उससे ऊपर कर लिया करिए, तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगी, ठीक है। अन्यथा अगर क्वालिटी कम होगी तो आपको कंटेंट सही दिखाई नहीं देंगे। वैसे मैं इनको एक बार बोल देता हूँ, लेकिन आपको क्लियर दिखेगा तो आपको लिखने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिज संसाधनों के संरक्षण के 2 उपायों को लिखिए। ये सवाल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को, ठीक है ना। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहली चीज़, इनके संरक्षण की आवश्यकता को देख लें। तो चूंकि हमारे देश में खनिजों के सीमित भंडार हैं और इनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए इनका संरक्षण आवश्यक है आने वाली पीढ़ी के सही उपयोग के लिए। तो क्या कहा जाए? देश में खनिज के सीमित भंडार हैं, परंतु इनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अतः इनके सही उपयोग के लिए, अतः इनके सही उपयोग के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। इनके सही उपयोग के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए दूसरा क्या कहा जाए कि हमारे यहाँ जो अधात्विक खनिज हैं और अलौह खनिज हैं, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका सीमित उपयोग किया जाना चाहिए, इसीलिए इनका सीमित उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा कि जो खनिज संसाधन हैं
वो सामान्यतया गैर परंपरागत हैं। खनिज संसाधन जो हैं गैर परंपरागत हैं, अर्थात उन्हें एक बार के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद जो किसी देश का विकास है वो खनिज संपदा पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका समुचित उपयोग करना होगा। इसलिए इसका समुचित उपयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के विकास के आधारभूत संसाधन हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो खनिज संसाधन पर ही किसी देश का विकास निर्भर करता है, इसीलिए इनका समुचित और सही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए, आप इनको नोट कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को पीछे करिएगा, फिर सुन के नोट करिएगा, लेकिन कॉपी में से जरूर नोट करिए। और खनिजों के संरक्षण की विधियों के बारे में जान लेते हैं। तो खनिजों के संरक्षण की विधि में सबसे पहला तो खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को रोका जाए। खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को रोका जाए, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। खनिजों का जितना कम से कम हो सके उपयोग किया जाए। खनिजों का जितना कम से कम हो सके उपयोग किया जाए। अगर खनिज का विकल्प कोई और मिलता है तो उसे उपयोग कर लिया जाए। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आप देखिए, खनिजों के अपव्यय को रोका जाए। खनिजों के अपव्यय को रोका जाए मतलब गलत तरीके से व्यय न किया जाए, सही तरीके से उसका व्यय किया जाए। और खनिजों का चक्रीय रूप में उपयोग किया जाए, जिससे उनका संरक्षण अच्छे तरीके से हो पाए। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए खनिजों के संरक्षण के उपाय। तो आपने इनको नोट कर लिया होगा और लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो एक बार वीडियो पॉज करिए, फिर लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए ये सवाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, याद रखिएगा। तो सौर ऊर्जा को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? 3 कारण बताइए। तो देख लीजिए, क्योंकि सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन है। सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन है, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाला अर्थात अक्षय संसाधन है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, जो हमारा भारत देश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसका लगभग हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और जो ऊपरी हिस्सा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अतः वर्ष के लगभग 8 से 9 महीने यहाँ पर धूप मिलती रहती है, इसीलिए सौर ऊर्जा का प्रयोग हमेशा किया जा सकता है। अतः इसे भविष्य का ईंधन कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है, अतः यहाँ वर्ष में लगभग 9 से 10 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, इसीलिए सौर ऊर्जा का प्रयोग हमेशा किया जा सकता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरा देखिए, इसको भविष्य का ईंधन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके सौर कुकर, सौर सेल आदि को चला सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? भविष्य का ईंधन कहा जाएगा। तो आप ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, आपके लिए ये बहुत है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2018 में पूछा हुआ है। तो कोयले का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके 3 कारण बताइए। तो कोयले के संरक्षण के आवश्यक है, 3 कारण बताइए। देख लीजिए आप लोग, कोयले का भंडार सीमित होना, उच्च गुणवत्ता के कोयले की कम मात्रा का होना, कोयले के दोहन से प्रदूषण में वृद्धि होना। 3 पॉइंट हैं आपके, तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि जीवों के, वनस्पतियों के दबने के कारण हजारों करोड़ों वर्ष बाद दाब की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसीलिए इसका प्रयोग अगर एक बार कर लिया जाएगा तो दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए
इसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। तो आप लिखेंगे क्या कि भारत में कोयले के भंडार सीमित हैं, अगर इनका अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो इनमें तेज़ी से कमी आएगी, अतः आने वाली पीढ़ी को ये उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। फिर देखिए अगला वाला, उच्च गुणवत्ता के कोयले की मात्रा कम होना है। तो जो कोयले की अधिकतर मात्रा है, कोयले की अधिकतर मात्रा वो लिग्नाइट और बिटुमिनस के रूप में ही पाई जाती है। लिग्नाइट और बिटुमिनस के रूप में ही पाई जाती है। जो उच्च गुणवत्ता का कोयला एंथ्रासाइट है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इनका समुचित रूप से उपयोग करना आवश्यक है। इनका समुचित रूप से उपयोग करना आवश्यक है। तीसरा क्या कहा जा रहा है कि कोयले के दोहन से क्या होती है, प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो जो कोयला है वो प्रदूषण भी उत्पन्न करता है। कैसे? जैसे ही आप कोयले वाले ईंधन को अर्थात कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन करते हैं, तुरंत ही ये बनाता है CO2। क्या बनाता है? CO2, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है और प्रदूषण का कारण बनता है। किसका कारण बनता है जी? प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है ना? आप इस बात को ध्यान में दिमाग में खोपड़ी लगाकर भर लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या कहा गया, इसीलिए इसका प्रयोग निश्चित मात्रा में करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए, या कम मात्रा में करना चाहिए। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो कोयले के स्थान पर कहा गया कि ईंधन के रूप में आप स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करिए, जैसे बायोगैस और LPG। कार्बन तो इसमें भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, कार्बन इनमें कम मात्रा में होता है, इसीलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपके पॉइंट हो गए। आपको इसमें अपने मन से सेंटेंस बना के अपनी कॉपी में लिखना है और अभी लिखना है, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए आप लोग। ठीक है। चलिए देखिए आज का अगला सवाल, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा क्या है, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो सौर ऊर्जा सबसे पहले आप बोलेंगे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा, फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में बदलकर मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की विशेषताएं क्या हैं? सौर ऊर्जा की विशेषताएं क्या हैं? तो सौर ऊर्जा की विशेषताएं क्या हैं? सौर ऊर्जा एक मुफ्त उपहार है जिसके लिए हमें कोई टैक्स या पैसा नहीं देना पड़ता है। यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसमें कोई CO2 या CH4 या कोई अन्य गैस आदि नहीं निकलती है, SO2 आदि। ठीक है। यह ऊर्जा का एक गैर परंपरागत संसाधन है। यह ऊर्जा का एक गैर परंपरागत संसाधन है। ठीक है। और इसके प्रयोग से हम लोग परंपरागत ईंधन के उपयोग से निर्भरता को कम कर लेंगे। याद रखिएगा, परंपरागत ईंधनों के उपयोग पर अपनी निर्भरता को कम कर लेंगे। किसके प्रयोग से? इन गैसों के प्रयोग, इस बायो गैस, एक मिनट, सौर ऊर्जा के प्रयोग से। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आज का हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण बताइए। तो वही जो मैंने आपको कोयले का बताया, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो ऊर्जा संसाधन वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं, परंतु इनकी मात्रा सीमित है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, इनकी मात्रा सीमित है। अगर हम इनका दोहन इसी तरीके से करते रहें तो आने वाली पीढ़ी को इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पे नीचे कारण क्या कहा गया आपका, इसके 3 कारण बताइए। चूँकि जो ऊर्जा संसाधन है इनकी मात्रा सीमित है और इनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष में होता है। अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो इनका निर्माण पुनः नहीं हो पाएगा, इनका निर्माण पुनः नहीं हो पाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। फिर देखिए क्या कहा गया, जो हमारे गैर परंपरागत साधन हैं, गैर परंपरागत साधन हैं, याद रखिएगा, वे अभी, ये नवीकरणीय मत बोलिएगा, परंपरागत बोलिएगा यहाँ पे, परंपरागत। तो क्या कहा गया, जो हमारे गैर परंपरागत साधन हैं
उनके उपयोग की प्रौद्योगिकी या साइंस इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया है कि ये पारंपरिक साधनों का पूर्ण रूप से स्थान ले सकें। इसलिए पारंपरिक साधनों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि उस समय के लिए तो इनको प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। फिर क्या कहा गया, देश की बहुमूल्य मुद्रा जीवाश्म ईंधन को आयात करने में व्यय हो रही है, अतः अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो हमारे देश का रिजर्व है, रिजर्व अर्थात जो हमारा भंडार है पैसे का, वो तेल को आयात करने में समाप्त होता जा रहा है, इसलिए इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर हम इसका संरक्षण करेंगे तो हमें कम आयात करना पड़ेगा और हमारा रिजर्व बचा रहेगा। ठीक है। उसके बाद कहा जाए कि अधिकांश परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं अत्यधिक प्रदूषणकारी हैं। इसको पॉइंट में लिखिएगा अपनी कॉपी में, अत्यधिक प्रदूषणकारी हैं, इसलिए इनका सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसलिए इनका सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें से मैं आशा करता हूँ कि आपने 3 पॉइंट कम से कम तो नोट कर ही लिए होंगे। 3 पॉइंट आप नोट कर भी लीजिएगा, क्योंकि ये 2017 में पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। देखिए, आपका जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के 2 महत्व लिखिए और किन्हीं 4 ऐसे संसाधनों पर प्रकाश डालिए। तो टॉर्च जलाइएगा और प्रकाश डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर अंधेरा रहेगा तो, नहीं अंधेरा नहीं रहेगा तो और तेज टॉर्च जला दीजिएगा, ये हो जाएगा और तेज प्रकाश पड़ जाएगा उस पर। चलिए देखते हैं क्या कहा जाएगा यहाँ पे। क्योंकि इनका जो महत्व है वो क्या है, इनका महत्व सबसे पहली चीज़ है कि ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं ये नवीकरणीय संसाधन हैं, अतः इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो पहला महत्व आप लिखिएगा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नवीकरणीय संसाधन हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं, अतः इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, अतः इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। दूसरा लिखिएगा, ये सीमित साधनों के एक विकल्प हो सकते हैं, सीमित साधनों के एक विकल्प हो सकते हैं। तीसरा आप लिखिएगा, ये प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, ये प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग सही तरीके से किया जा सकता है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। और बाकी 4 को हमको बताना है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इसे प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में बदल लेते हैं और उपयोग कर लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो कौन से क्षेत्र में आता है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, फिर भूतापीय ऊर्जा आप देख लीजिए, भूतापीय ऊर्जा, इस ऊर्जा के अंतर्गत भूगर्भ की ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन या ताप ऊर्जा के लिए किया जाता है। मैंने आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में विस्तार पूर्वक इस बात को बताया हुआ था। कुछ स्थान हैं जिनको आप याद रख सकते हैं भारत में, छत्तीसगढ़ का तातापानी, पूका घाटी जम्मू कश्मीर, और मणिकर्णिका की पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, जो मैंने आपको उसी दिन बताया था। यहाँ पर जमीन के अंदर की जो गर्मी है उसका प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तीसरा, पवन ऊर्जा तो देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ साल भर हवा के प्रवाह वाले स्थानों पर पवन चक्कियाँ लगाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे, बड़े खंभे हैं, उसके ऊपर पंखे लगा दिए जाएंगे, पंखों में बड़े बड़े पुलिया लगा दिए जाएंगे, नीचे टरबाइन का छोटा पुलिया लगा देंगे और इसको पट्टे की सहायता से जोड़ देंगे। जब ये घूमेगा तो टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमेगा तो इससे बिजली पैदा होगी। इसका मतलब पवन ऊर्जा भी इसे कह सकते हैं। पवन ऊर्जा से बिजली बनाना ही पवन चक्कियों का काम होता है। उसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र में जो ज्वार आता है, अर्थात समुद्र का पानी आगे बढ़ता है लहरों के रूप में, वहाँ पे टरबाइन लगा के चलाया जाता है और बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 प्रकार की ऊर्जा, और एक आपको मैंने बायोगैस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया ही था, आप इसको देख ही सकते हैं कैसे इससे बनाया जाता है। पिछली क्लास में आप देखिए, पता लग जाएगा। मैं तो यहाँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा था
जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, आज का हम लोग अगला सवाल देखते हैं और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं जो कि आपके लिए दिख रहा है। भारत में खनिज तेल उत्पादक किन्हीं 3 तेल शोधक केंद्रों का वर्णन कीजिए। याद रखिएगा, भारत में जो खनिज तेल उत्पादक 3 क्षेत्र हैं, आपको इनका वर्णन करना है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं मैंने आपको क्लास में बता दिया था, लेकिन एक बार हम लोग इनको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, भारत में खनिज तेल उत्पादन के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक बार जरा आप नाम देख लीजिए। एक है असम तेल क्षेत्र, एक है गुजरात तेल क्षेत्र और एक है अपतटीय तेल क्षेत्र। अपतटीय का मतलब है जो समुद्र के किनारे होता है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे देखिए, असम तेल क्षेत्र, असम तेल क्षेत्र। सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो असम तेल क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन सा है। डिगबोई, डिगबोई यह भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र है। तीनों के नाम लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा उसमें, यह भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र है। यहाँ पर तेल का सबसे पहला कुआं खोदा गया था। यहाँ पर तेल का सबसे पहला कुआं खोदा गया था। ये आपका हो गया असम तेल क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ और तेल क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। जैसे आप एक दो के नाम लिख दीजिएगा, ज़्यादा तो जानना नहीं है, इसको मत लिखिएगा आप लोग, बस एक इसमें लिख लीजिएगा, यही डिगबोई वाला तेल क्षेत्र लिख दीजिएगा, बहुत है आपके लिए। तो क्या लिखेंगे आप लोग, असम तेल क्षेत्र। यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। इसकी खोज ब्रिटिश काल में की गई थी। यहाँ पर भारत का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था, जो कि डिगबोई तेल क्षेत्र में स्थित है। बस ये आपका हो गया असम तेल क्षेत्र में। अब आप चले आइएगा गुजरात तेल क्षेत्र में। किसमें चले आइएगा, गुजरात तेल क्षेत्र में। तो गुजरात तेल क्षेत्र में लिखिएगा कि यह जो तेल क्षेत्र था, आज़ादी के बाद खोदा गया था, आज़ादी के बाद खोजा गया था। यहाँ पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, जहाँ से तेल निकाला जाता है। तो आप इसमें लिखिएगा, यहाँ पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, जहाँ से तेल निकाला जाता है। इसकी खोज आज़ादी के बाद हुई थी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इस क्षेत्र के नर्मदा घाटी में स्थित है। यह क्षेत्र की नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ के अन्य तेल क्षेत्र जैसे खंभात तेल क्षेत्र हैं, खंभात तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपतटीय तेल क्षेत्र, अर्थात जो नदी के, ये समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, उनको कहा जाता है अपतटीय तेल क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा। तो अपतटीय तेल क्षेत्र में लिखिएगा कि इस क्षेत्र में मुंबई हाई जैसे स्थान आते हैं। यह मुंबई के निकट अरब सागर में है, क्योंकि ये समुद्र में है ना, इसीलिए इसे अपतटीय तेल क्षेत्र कहा गया है। याद रख लीजिएगा। तो यह अरब सागर में स्थित है। यह ओएनजीसी के द्वारा तेल उत्पादित करता है, अर्थात ये मुंबई हाई जो क्षेत्र है, ओएनजीसी के द्वारा तेल निष्पादित करता है, अर्थात उत्पादित करता है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसमें और कुछ खास आपके लिए जानने लायक नहीं है। आप मुंबई हाई बस इतना जितना मैंने बोला आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेरी वीडियो की आवाज़ को थोड़ा सा धीरे करिएगा और आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अपतटीय तेल क्षेत्र में प्रमुख तेल क्षेत्र है मुंबई हाई तेल क्षेत्र, जो कि मुंबई तट के निकट अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर ओएनजीसी के द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ये आपके हो गए 3 तेल क्षेत्र के बारे में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आज का हमारा आखिरी सवाल, कोयला तेल क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आज का आखिरी सवाल आपके लिए है। तो भारत में जो कोयला होता है वो 2 तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है, एक गोंडवाना क्षेत्र से और एक टर्शियरी क्षेत्र से। गोंडवाना क्षेत्र से और एक टर्शियरी क्षेत्र से। भारत का लगभग 95% कोयला इसी गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। पहला आपका आता है गोंडवाना क्षेत्र में झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पांचवा ओडिशा और छठवां सतपुड़ा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इनमें से 5 नाम आप लिख लीजिए, पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तेलंगाना आंध्र प्रदेश, पांचवा ओडिशा महानदी घाटी क्षेत्र। या ओडिशा छोड़ दीजिए, आप लोग लिख लीजिए सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कौन सा लिख लीजिए, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। पांचों के नाम लिख लीजिए।
अब उसके बाद इनके बारे में आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिएगा और कुछ खास इसमें नहीं लिखना है। तो क्या कहेंगे, झारखंड, यह कोयला उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, ऐसे लिखिएगा, यह कोयला उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी खान है झरिया। झारखंड में कोयले की सबसे बड़ी खान है झरिया, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस क्षेत्र की अन्य खानें बोकारो, राजमहल आदि हैं। इस क्षेत्र की अन्य खानें बोकारो, राजमहल आदि हैं। तो लिख लिया आपने इतना। चलिए दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो ये क्षेत्र भी कोयला उत्पादन के एक प्रमुख क्षेत्र हैं। कोयला उत्पादन के एक प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख क्षेत्र सिंगरौली है। यहाँ का सबसे प्रमुख क्षेत्र सिंगरौली है। कुछ अन्य क्षेत्र जैसे पेंच घाटी और तातापानी हैं, जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा भी पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, भूतापीय ऊर्जा भी पाई जाती है। ठीक है। तीसरा आप देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो यह क्षेत्र कोयला उत्पादन करने में प्रमुख स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख कोयला खदान रानीगंज क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, रानीगंज क्षेत्र है। आपके यहाँ वाला रानीगंज नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल का रानीगंज है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, 5वां नंबर इसका देख लीजिए आप लोग, चौथा नंबर है ये, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो यह देश का लगभग 10% कोयला उत्पादित करता है। ऐसे लिख लीजिएगा, यह देश का लगभग 10% कोयला उत्पादित करता है। यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है वारंगल। यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है वारंगल और गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी। ठीक है। चलिए आप 5वां नंबर लिख लीजिए, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, तो इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में है। लिखिएगा, इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका प्रमुख कोयला क्षेत्र कान्हा घाटी और पेंच घाटी है। कान्हा घाटी और पेंच घाटी है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने मेरे द्वारा बोली गई इन बातों को लिख लिया होगा। तो यहाँ से आपको खनिज तेल क्षेत्र और कोयला क्षेत्र तैयार हो गए होंगे, जो आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें दोनों में से एक सवाल आपके पेपर में आ सकता है, इसीलिए आप इनको जरूर लिखकर याद कर लीजिएगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इनमें नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आपका 5वां अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन समाप्त होता है। कल से हम लोग चलेंगे विनिर्माण उद्योग पर। किस पर, विनिर्माण उद्योग पर अगला अध्याय, जो कि सामान्यतया 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़िए, मस्त रहिए, तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने हंसते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए, लेकिन पागलों की तरह नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ भर भर के शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।